Morning, children. Welcome to online class. Today, I am going to take class of 8 SST. And we will discuss about history, chapter 2. The extension of British rule. Okay, this is the थर्ड पार्ट. ये तीसरा पार्ट है इस वीडियो का, इस ऑनलाइन क्लास का. और पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक. तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग आगे के टॉपिक पे चलेंगे और देखेंगे कि आगे टॉपिक क्या है. थोड़ा सा रिकैप आपको देना चाहूंगा. हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य के अलावा जितने भी सारे यूरोपियन कंट्रीज थे वो हमारे यहाँ कैसे आए. वो हमारे यहाँ सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए थे, पहला उनका व्यू था. लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने पॉलिटिकली इंटरफेरेंस करना चालू किया और अपना एक कॉलोनी यहाँ स्थापित कर दिया जिसको उपनिवेश बोलते हैं. ठीक है. और बताया था मैंने कि कैसे पोर्टुगीज आए, कैसे डच आए, कैसे फ्रेंच आए. ठीक है. और कैसे ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स ने कैसे अपने पॉलिसी के द्वारा बहुत जितने जो राजवाड़े थे, जितने सारे रियासतें थी, सबको उन्होंने एनेक्स करना चालू किया, मतलब हथियाना चालू किया. चलिए तो देखते हैं. हम आज बात करेंगे एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल. ठीक है. एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल. ठीक है. आखिरकार उन्होंने प्रारंभ कैसे किया अपने साम्राज्य को विस्तार करने का, अपने किंगडम्स को विस्तार करने का, अपने कॉलोनी को विस्तार करने का, एनेक्स करने का. देखिए, सबसे पहले आपको तो बता दें कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बना. ये सभी को मालूम है. ईस्ट इंडिया. ठीक है. ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ये बिगिनिंग में क्या था, सिर्फ ट्रेड के लिए आया. है ना. तो कुछ चीजें की डिमांड थी. तो डिमांड क्या था, जैसे सिल्क हो गया. ठीक है. सिल्क के बाद आपका स्पाइसेस हो गया. ठीक है. तो इन सभी चीजों का ज्यादा मांग था और ये सारी चीजें जो है यूरोपियन कंट्री में ले जाकर वो बेचते थे हाई रेट पे. प्रॉफिट भी ज्यादा होता चला गया. सबसे पहले उनको एक
इन द ईयर ऑफ 1698 की हम लोग बात करेंगे। इन द ईयर ऑफ 1698 सवर्ण राय चौधरी हाँ ठीक है। तो सवर्ण राय चौधरी से इन्होंने 3 विलेजेस लिया। सवर्ण राय चौधरी से इन्होंने 3 गो विलेज लिया। थ्री विलेजेस। वो कौन थे? आपका कलिका ठीक, सुतनौती ठीक है, और गोविंदपुर। ठीक, उसके बाद में उन्होंने they built Fort William for safeguard। ठीक है, फिर उसके बाद they started fortification and also personal trade। ठीक है, तो देखिए एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल। सबसे पहले मैं बता दूं कि सभी लोग जानते हैं कि 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ, और ब्रिटिश गिराने के चार्टर के अनुसार कोई भी यूरोपियन कंट्रीज जो ब्रिटिशर्स की कंपनी थी, कोई भी उसको कॉम्पीट नहीं कर सकती थी, कोई भी उससे कंपटीशन नहीं लगा सकती। तो इसे ये उसको व्यापार करना भी आसान हो गया कि कोई भी चीज का डीलिंग वो पर्सनली करती थी और सेल भी पर्सनली करती थी, तो प्रॉफिट भी हायर होता था और सारा चीज लोग यही देखता था। दूसरी बात करेंगे तो बिगिनिंग ऑफ ट्रेड, डिमांड ऑफ स्पाइसेस। तो इस क्या चीज की डिमांडेड थी? तो भाई ट्रेड में ट्रेडिंग की सबसे पहले जो है वह व्यवस्था की गई कि हाँ यहाँ से व्यवस्था कैसे होता है। 1617 ईस्वी में जहांगीर साहब के इन्विटेशन के द्वारा ये सभी सारी चीजें प्रारंभ हुई, और सिल्क, स्पाइसेस और गन पाउडर बनाने का जो सामान का बड़ा ही यहाँ डिमांड होने लगा, और इस डिमांड की वजह से हमेशा जो इन चीजों का रेट था यूरोपियन मार्केट में ज्यादा हुआ करता था। तो ज्यादा होने के कारण इसका ट्रेडिंग भी हमेशा बढ़ता रहता था। फिर इन द ईयर ऑफ 1698 एक सवर्ण राय नाम के एक व्यक्ति थे जो कि बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा। बिरसा मुंडा रांची यानी कि झारखंड के समाज में, झारखंड में उनका बहुत नाम है, और उन्होंने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया। एक क्रांतिकारी के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में बहुत नाम है उनका। इसके बारे में हम लोग आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे बिरसा मुंडा के बारे में। तो उसने उसकी
जो दीवानी ली एक रेंट उछलने का, तो इस तरह से लिया। तो सबसे पहले 3 विलेजेस थे उन्होंने प्रारंभ किया, एंड दैट वाज द एक्चुअल टर्निंग पॉइंट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। उसी को जो है एक टर्निंग पॉइंट माना गया है, और उन्हीं से यह चीजें जो है वह प्रारंभ हुई। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया गया कि हाँ यहाँ पे आप ट्रेड की, और हुआ क्या कि उन्होंने अपना फोर्ट बना लिया, किला बना लिया, और इस किले का किलेबंदी करने के लिए पूरा बाउंड्री बनाया, और बाउंड्री पर सारे जो उसके सैनिक थे, सैनिक को उसने लगाया, आर्मी को लगाया उसको सेव करने के लिए। वो था कलिका, सुनौती और गोविंदपुर, 3 गांव। फिर आगे देखिए, दे बिल्ड द फोर्ट विलियम फॉर द गार्ड। फोर्ट विलियम्स का जनरल्स जो उसके रहते थे, गवर्नर जो है वह जो इस फोर्ट पे रहते थे, उसको बनाया। फिर दे स्टार्टेड अ फोर्टिफिकेशन, ऑल्सो अ पर्सनल ट्रेडिंग। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये लोग ट्रेडिंग तो करते ही थे, लेकिन देयर वाज नो एनी टाइप्स ऑफ नॉर्म्स फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ये कंपनी थी, और कंपनी जब चाहे रूल्स और रेगुलेशन को खुद ही फॉर्मुलेट करती थी। वो किसी भी चीज को सिर्फ लाभ और हानि के दृष्टि से ही देखती थी, और कारण यही बन गया कि उनमें बहुत सारे करप्टेड गवर्नर जनरल्स भी आ गए। तो गवर्नर जनरल्स जैसे जैसे वहां आते चले गए, तो उनकी दिक्कतें क्या थी कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को तो उन्होंने प्रमोट किया ही, लेकिन उन्होंने पर्सनल बिजनेस को ज्यादा देखा। यानी कि सिर्फ कंपनी नहीं, व्यक्तिगत हित में भी उनका जो सोच था, उनके काम करने का जो तरीका था, वो व्यक्तिगत सोच के लिए था, और व्यक्तिगत पर्सनल चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। अब ये सारी चीजें कोई भी, अब राजा, कोई भी महाराज, कोई भी किंग अगर आपको सिर्फ ये कहता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना टैक्स, बिना किसी मूल्य का, बिना किसी रेवेन्यू का आप हमारे यहां ट्रेडिंग कीजिए, तो सिर्फ आपकी कंपनी को कहता है, न कि आपके पर्सनल चीजों को। तो सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था, एक यंग नवाब था, बट वो नवाब तो था लेकिन अनएक्सपीरियंस नवाब था, वो नया नया नवाब बना था। तो नवाब बन जाने के कारण उसको कुछ समय हुआ, और इन चीजों को वह जल्दी भांप लिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ जो ट्रेड कर रही है उसमें बहुत सारे करप्टेड लोग, और करप्टेड जितने भी सारे जो लोग हैं वो पर्सनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, और इसी पर्सनल ट्रेडिंग की वजह से सिराजुद्दौला ने उनको बॉयकॉट किया कि नहीं, ये सबको स्टॉप कीजिए। उनके लगभग हजारों संख्या में सैनिक थे, उनको मौत के घाट उतार देना, उनसे विपंस को छीन लेना, उनके किले पर हमला बोलना, ये लगातार सिराजुद्दौला ने करना चालू कर दिया। कंपनी को यह सब चीजें मंजूर नहीं थी, और कंपनी को यह सभी चीजें मंजूर नहीं थी इसलिए क्योंकि व्यक्तिगत हित में जितने भी सारे उसके ऑफिसर्स लगे थे, वो नहीं चाहते थे कि हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के आड़ में जो काम कर रहे हैं वो चीजें कहीं से कहीं हमसे छूट जाए, और जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का बदनामी हो। क्योंकि ये करप्टेड लोग थे, जिसमें कोई भी लिखित रूल्स और रेगुलेशन नहीं था। ये लोग खुद ही रूल्स बनाते थे, और खुद ही अपने रूल्स को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए प्रयोग करते थे। ठीक है, तो यही कारण बन गया 1757, यही कारण बना 1757 का बैटल ऑफ प्लासी। तो चलिए आज देखेंगे 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, वो अंग्रेज और सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, तो बंगाल का नवाब था, तो उस बंगाल के
नवाब ने क्यों इनसे लड़ाई किया और काहे लड़ाई इनका ज्यादा चला, और इसलिए बंगाल के नवाब को एक बहुत बड़ी कीमत भी देनी पड़ी। और क्या था, चलिए जानेंगे हम लोग। सभी लोग उतार लीजिएगा, अगर प्रॉब्लम्स होंगे वीडियो को पॉज कीजिए और जानिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है। कमेंट करना नहीं भूलिएगा आप लोग। जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको मैं तो सोच रहा हूँ कि जितना ज्यादा से ज्यादा पार्ट बना सकूं, क्योंकि धीरे धीरे आपको समझ में आ जाए। मैंने कोशिश किया है कि ज्यादा इंग्लिश ना बोलूं, आपको हिंदी में अच्छी तरह से समझाऊं, आपको आपके भाषा में। तो ये तो मेरी तरफ से ये सबसे अच्छा एक कोशिश है आपको समझाने का। चलिए, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी (1757) में, है ना। सबसे पहले आपको मैं बता दूं 1757 बैटल ऑफ प्लासी, उसके बारे में कुछ। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि बंगाल का जो नवाब था वो सिराजुद्दौला था, और सिराजुद्दौला एक नया और ज्यादा एक्सपीरियंसिव वाला वह नवाब नहीं था, और ज्यादा नो एक्सपीरियंस होने के कारण उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो बड़ा ही ट्रस्ट करता था अपने मिनिस्टर पर। लेकिन उनके कुछ मिनिस्टर्स थे, उनके मिनिस्टर्स के धोखा देने के कारण उसकी जो लड़ाई हुई अंग्रेजों से, अंग्रेजों की लड़ाई में उसको हार का मुंह देखना पड़ा। और अंग्रेजों के मंशों के अनुसार मीर जाफर नाम का जो उसका मिनिस्टर था वह जाके मिल गया अंग्रेजों से, और यही कारण था कि बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को हार मानना पड़ा और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। और जैसा अंग्रेज चाह रहे थे एक कठपुतली नवाब का, वह कठपुतली नवाब का एक्ट मीर जाफर के रूप में हुआ। दूसरी तरफ एक्सपीरियंस न होने के बावजूद यह ज्यादा एम्बिशियस था, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि अगर मैं अपने रिलेशन, क्योंकि वो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं उस समय फ्रेंच, डच ये सारे ट्रेडिंग कर रहे थे, लेकिन अगर ये थोड़ा सा दिमाग लगाता और उनको एक ट्रेडिंग का मौका देता और एक अच्छा पॉलिसी उनके साथ अमेंडमेंट करता, संधि करता, तो उसे एक मदद मिल सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और यही न करने के कारण, फ्रांसीसियो से, डच से मदद न लेने के कारण बेचारे को हार का मुंह देखना पड़ा। ये किसके किसके बीच हुई थी? बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच हुई थी। सिराजुद्दौला डिफीटेड सिराजुद्दौला डिफीटेड, वो बेचारा हार गया। तो किस लिए हारा भाई?
मीर जाफर take their hand to East India Company for personal profit. है ना? कंपनी post their puppet Nawab as a form of Mir Jafar. मीर जाफर, इसको उतार लीजिए पूरा। वीडियो थोड़ा पॉज कर लीजिएगा और उतारिएगा अच्छी तरह से। चलिए ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इसको, आगे भी देखना है। क्या कारण था, क्या कारण था cause of defeat in Plassey? Cause of defeat in Plassey. Cause of defeat in Plassey. ठीक है, देखिए क्या कारण था भाई। He was battiered by his ऑफिसर। ऑफिसर यानी कितने सारे मिनिस्टर थे, उसने क्या किया, उनको धोखा दिया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ब्रिटिश हैड सुपीरियर नेवल पावर। ब्रिटिश के पास सुपीरियर नेवल पावर्स थे। ही वाज on एक्सपीरियंस रूलर, है ना, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था। दूसरा, he did not take support from French। तो सिराजुद्दौला का हार का कारण क्या था? सिराजुद्दौला का हार का कारण था he was betrayed by his officers। उसके कुछ जो मंत्री थे, उसके कुछ जो ऑफिसर्स थे, वो जाके अंग्रेजों से मिल गए और ये उसके हार का कारण बना। फिर ब्रिटिश हैड अ सुपीरियर नेवल पावर, क्योंकि ब्रिटिश के पास भी सुपीरियर नेवल पावर्स था, वेपन्स थे, ये भी एक कारण बना। ही वाज अनएक्सपीरियंस रूलर, वह अनएक्सपीरियंस रूलर था, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था, वो नया था और यंग भी था। He did not take support from French, और उसने किसी से मदद भी नहीं लिया, उन्होंने फ्रेंच
जो उस समय आए थे वो उनका भी अच्छा खासा नेवल पावर था, आर्म पावर था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और नहीं करने का कारण आपके सामने एक रिजल्ट है। ही वॉज डिफीटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और हम लोग पढ़ेंगे आगे। मैं धीरे धीरे करके सभी चीजों का कोशिश करूंगा क्लियर करूं, और आप सभी लोग उतार लें। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद अवेयर रहिए, दूसरे को भी अवेयर कीजिए। जय हिंद, बाय बाय।